ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तबादले हुए हैं। कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बदल दिया गया है। एक आईएफएस और 4 राज्य वन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। उत्तराखंड शासन की ओर से तबादले का आदेश जारी किया गया और आईएफएस दिनकर तिवारी को भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल के पदभार से हटा दिया गया है। कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें टिहरी डैम वन प्रभाग पर दिनकर तिवारी को तैनात किया गया है। धनंजय प्रसाद को वन प्रभाग उत्तरकाशी के पद की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज चंद को वन प्रभाग नैनीताल का चार्ज मिला है, तो वहीं रमाकांत तिवारी हैं, इन्हें वन प्रभाग गोपेश्वर का चार्ज दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। जहां एक आईएफएस और 4 अधिकारी हैं, इनके पदों में ये बदलाव किया गया है। उत्तराखंड शासन की ओर से ये तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, वन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर्स बदले गए हैं। और इसी पर हमारे साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे और डिटेल्स लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तमाम फेरबदल जो हुए हैं, कौन से बड़े वो नाम, कौन से बड़े वो चेहरे हैं जिनको लेकर मंथन हुआ और आखिरकार उनको इधर से उधर कर दिया गया? विनोद। बिल्कुल, देखिए दीपा, ये रूटीन ट्रांसफर है जिसमें एक आईएफएस और 4 जो राज्य वन अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं। और खासकर अगर सबसे पहले बात करें तो आईएफएस दिनकर तिवारी को उप वन संरक्षक से हटाकर नैनीताल के पदभार पर उनको टिहरी डैम फर्स्ट का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा जितने भी राज्य वन अधिकारी, चाहे धनंजय प्रसाद हो, शिवराज चंद्र हो, रमाकांत तिवारी हो, ध्रुव सिंह मर्तोलिया हो, इनको अलग अलग जगह पर पदभार दिया गया है। हालांकि ये रूटीन ट्रांसफर है। इससे पहले ठीक बम्पर ट्रांसफर एक बार फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुए थे, लेकिन ये इस बार के जो ट्रांसफर हुए हैं, इस बार के रूटीन ट्रांसफर है। चाहे उत्तरकाशी हो, नैनीताल हो, गोपेश्वर हो या फिर उत्तरकाशी टिहरी डैम सेकंड हो, ये तमाम रूटीन के ट्रांसफर हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो अलग अलग ये जो राज्य वन अधिकारी हैं उनको चार्ज दिया गया है और कुछ बातें प्रतीक्षा में थे, कुछ ये ऑलरेडी चार्ज पर थे, तो ये इधर से उधर इनको इनके चार्ज में फिर बदल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद, जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, देखना होगा कि किस तरीके से उनका निर्वहन किया जाता है और क्या क्या बदलाव उसमें देखने को मिलता है। शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की बात करते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से 31 मई तक केदारनाथ धाम में यात्रियों की बुकिंग फुल हो गई है। ऐसे में अब आज से चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को यात्रा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन करवाने पर बुकिंग जून में यानी करीब 14 दिन बाद की मिलेगी। लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए वेटिंग लगातार चल रही है। 2 साल का लंबा इंतजार श्रद्धालुओं को करना पड़ा था। ऐसे में लाजमी है कि भीड़ बहुत है, लेकिन इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए और इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है, ये जरूरी है। और देखिए, एक तरफ भीड़ लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, आप सभी जानते हैं, और अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 44 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। और इन सभी मौतों के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं और इस वजह से निर्देश भी दिए गए हैं कि पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा कर आए। जो भी श्रद्धालु एक तय उम्र से ज्यादा उम्र के जो लोग आ रहे हैं, वो अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार ही यहाँ पर आए। अपना शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सभी पहले ही इसका जरूर इंतजाम करा लें। और जगह जगह पर वैसे भी स्वास्थ्य केंद्र समय समय पर जगह जगह स्थापित किए ही गए हैं। और ज्यादा जानकारी पंकज राणा, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि जहां अब रजिस्ट्रेशन को लागू कर दिया गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। 44 की तकरीबन अब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या व्यवस्था इसके अनुरूप की गई है और किस तरह से और कुछ नियम निर्देश लागू किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, चारधाम यात्रा में जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके विपरीत देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर अव्यवस्थाओं से भी परेशान हो रहे हैं।
यहाँ अगर देखें तो लगभग अभी तक जो है कल शाम तक का जो डेटा है उसमें 44 लोगों की मौत हुई है। इसमें अलग अलग धामों में अलग अलग मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौत हुई है वो केदारनाथ धाम में 18 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इनमें अधिकांश लोगों की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे जो दिक्कतें हैं लोगों को वो ये है कि पैदल मार्ग जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से और डॉक्टरों की तैनाती न होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है, उसी वजह से उनकी मौत हो रही है। आलम यह है कि अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए तक अभी भी 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए चार धाम यात्रा के लिए। यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो फिलहाल बंद हो गई है और 31 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है वो फुल हो गए हैं। यानी कि अब जो रजिस्ट्रेशन कराने होंगे वो जून के बाद की बुकिंग डेट उनको दी जाएगी, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। जो वेबसाइट है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो वेबसाइट बनाई है वो एक प्राइवेट कंपनी को उसका ठेका दिया है और उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन तो कर दे रहे हैं लेकिन उनका वेरिफिकेशन कोड उनको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से लोग जो आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन की डेट तो मिल जाती है लेकिन वेरिफिकेशन ना होने की वजह से पुलिस उन्हें अलग जगह पॉइंट पर रोक देती है और उसके वजह से उनको वापस भी कर देती है। इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जो यात्री हैं वो फ़ोन करते हैं, जब टूरिस्ट डिपार्टमेंट का जो कॉल सेंटर है वहाँ पर भी फ़ोन करते हैं तो उनको उनका समाधान नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं। टूरिस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो हैक भी चल रही है और लोग उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो इस तरह की अव्यवस्थाओं की जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि इन्हें कितनी जल्दी दुरुस्त प्रशासन और सरकार कर लेती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड के व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान कर दिया है और इस बंद की वजह है प्रशासन की व्यवस्था में कमी और इसी से व्यापारी बेहद नाराज हैं। व्यापारियों का कहना यह है कि गौरीकुंड में 6000 तीर्थ यात्रियों की रहने की व्यवस्था है मगर प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों को दोपहर 2 बजे बाद गौरीकुंड नहीं भेजा जा रहा है। और देखिए लाजमी है कि इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है अगर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जाए। व्यापारी का कहना है कि इस वजह से रात के समय उनके होटल लॉज खाली पड़े रहते हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो लंबा इंतजार व्यापारी वर्ग को और इस यात्रा से जुड़े हुए लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन नियमों की वजह से उन्हें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा में। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक वहाँ पे लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, पानी वहाँ पे समय पे नहीं आ पाता है और वहाँ पे लाइट की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है और गंदगी पूरी कबाड़ जो बाजार से उठाया जाता सारे कबाड़ मंदा के लिए प्रभावित किया जाता है। न वहाँ पे डंपिंग जोन की व्यवस्था हो पाई कबाड़ के लिए, न कुछ हो पाए। अधिकारी को फ़ोन किया जाए, डीएम साहब को हम फ़ोन करते कई बार तो डीएम साहब हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो व्यापारी हैं उनकी समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज भी बैठक की जा रही है और हम तक इसको सुलझाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक नाराज हैं। उनका कहना है कि यात्रा के सीजन में ऐसी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो ना चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में। यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुए 15 दिन का वक्त हो गया है और 15 दिन के भीतर यमुनोत्री धाम में अब तक करीब 95,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। जबकि गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ यात्रियों की 1,13,000 संख्या हो चुकी है। मगर दुखद पहलू ये है, देखिए यमुनोत्री धाम में अब तक 14 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है जबकि गंगोत्री धाम में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हमारे साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यमुनोत्री धाम में माँ यमुना के दर्शन तो कर चुके हैं, इसके बाद वो गंगोत्री धाम की तरफ निकले हैं माँ गंगा के दर्शन करने। चलिए उन्हीं का अनुभव हम जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ की सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उनका एक अनुभव किस तरीके से यमुनोत्री धाम में रहा। सर अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग मुंबई से आए, हम लोग का ग्रुप है 12 जन का। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि रोड्स काफ़ी सुधर गए, बट जब यमुनोत्री एक्चुअल धाम के लिए जाते हैं तो रोड्स बहुत ही नैरो होने के कारण क्या होता है, जो घोड़े आते हैं, घोड़े वाले और जो डोली वाले, उनके साथ थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाता है। तो वहाँ का कोई व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए एक सेपरेट लाइन होनी चाहिए जिससे जो चल के जाते हैं उनको सुविधा होए। और बिल्कुल ये एक सुविधा हुए। हमारे साथ और भी हैं। आप इससे पहले कभी यमुनोत्री धाम में आए हैं? मैं तो आया नहीं था लेकिन मेरे पेरेंट्स तो पक्के आए थे जब मैं सीख रहा था, कॉलेज में था। लेकिन उस
वो ज़माने में और ये ज़माने में काफ़ी फ़र्क नक्की है। मैं वो प्रशंसा करूंगा गवर्नमेंट की। जैसे चिन्मय ने कहा कि रोड थोड़े वाइड होने चाहिए, वो कैसे है आजकल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो रोड कितना भी बनाए थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन उनके लिए अगर अलग रूट बन जाए तो अच्छी है। दूसरी महत्व की मेरी देखी हमने कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी काफ़ी, पर्टिकुलरली लेडीज़ लोगों के लिए शौचालय का उतना इंतज़ाम अच्छा नहीं था, जो काफ़ी धीरे धीरे होने चाहिए, जो बहुत कम थे। लेकिन हम देखते हैं कि हम काफ़ी लोग थे कल, लेकिन शौचालय की संख्या और उसका स्वच्छता काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, शौचालय में भी कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, बढ़ाने चाहिए, ये कहना है इनका। आपसे हम जानेंगे किस तरीके की आपको व्यवस्था यहाँ पे रही, कि जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे जब यात्रा शुरू होने से पहले एक बात ये कही थी कि हम यात्रियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे। आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी जो सरकार तक आप पहुँचाना चाहते हैं, सुधार होना चाहिए? आई थिंक सरकार तक ये ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि हम लोग जो श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं, हम लोग हमारी शक्ति लगा के जा रहे हैं और बहुत कठिन रास्ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ यहाँ पे और जान निकल जाती है ऑलमोस्ट हम लोग जब तक ऊपर तक पहुँचते हैं। तो जब हमारे कच्चरों के साथ या ये डोली के व्यवस्था के साथ हमारे जब वो मतभेद होती है या कुछ भी होता है, तो उसमें हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। यात्रा शुरू होने के महज 11 दिन के भीतर ही यात्रियों की संख्या 2,02,000 तक पहुंच गई है। और इस बार केदारधाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, जिससे तीर्थ यात्रियों में उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर हर दिन पहुंच रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की कर लेते हैं और बात सबसे पहले कांग्रेस की। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस उपचुनाव को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं गंभीर नहीं है। अभी तक बड़े नेताओं का चंपावत का शेड्यूल तय नहीं हो पाया है। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद का ये उपचुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ बजाय करण माहरा के कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का चंपावत को लेकर खासा उत्साहित नहीं दिखा है। ऐसे में चंपावत उपचुनाव कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम साबित नहीं होगा। देखिए, चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, यही एक डिफरेंस है दीपा जो नजर आता है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी सूची स्टार प्रचारकों की ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है। उसमें हमारे सारे केंद्र से लेके हमारे प्रदेश के सारे अच्छे नेतागण उसमें हैं। और मैं चंपावत में लगातार, चंपावत टाउन के प्रभारी मुझे बनाया गया है। 22 बूथ मेरे अंदर हैं और मैं लगातार वहाँ पर रहा हूँ, 7-8 दिन वहीं पे था। बहुत जोश है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको आज स्पष्ट रूप से कहूँगा कि चंपावत चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड की रिकॉर्ड मतों से अगर कोई जीतेंगे तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जीतेंगे। वहीं उत्तराखंड के 2 शहरों में 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी मसूरी की। यहां तिब्बत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और तिब्बत सरकार से पंचेन लामा की रिहाई की मांग की। वहीं नैनीताल में भी लोगों ने पंचेन लामा की रिहाई को लेकर धरना दिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। चीन की सरकार पर पंचेन लामा के अपहरण का आरोप है। पंचेन लामा तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं और उनकी रिहाई को लेकर मसूरी और नैनीताल में प्रदर्शन किए गए हैं। भूख हड़ताल की गई है, जहां तिब्बत की सरकार से ये मांग की गई है कि रिहाई की जाए पंचेन लामा की। आप ये देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग एकजुट हुए। तिब्बत समाज के लोगों ने ये प्रदर्शन किया है, पंचेन लामा की रिहाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। भूख हड़ताल भी यहाँ की गई है। भूख हड़ताल पर भी लोग बैठे हैं। ये सभी तिब्बत समाज के लोग हैं और मांग रख रहे हैं तिब्बती धर्मगुरु पंचेन लामा की रिहाई। हल्द्वानी के गोलापार में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शोपीस बनकर रह गया है। इंतजार उस पल का हो रहा है जब ये खेल विभाग को सौंपा जाएगा। हल्द्वानी के गोलापार में 9 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, मगर स्टेडियम के लोकार्पण के 6 साल बाद भी ये खेल विभाग को नहीं मिल पाया, जिससे खिलाड़ी मायूस हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे जो स्टेडियम बनना था, 5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, उसमें कार्य ही हो रहा अभी तक।
और अभी तक हुआ नहीं। हम सपना देख रहे हैं अब कब बने, कब हमारे ग्राउंड में भीड़ कम हो। सारे जितने भी खिलाड़ी हैं हल्द्वानी के, आर्मी की तैयारी करने वाले या पुलिस की तैयारी करने वाले, और या जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब इसी स्टेडियम में होते हैं। तो ये खिलाड़ियों के मतलब का नहीं, अभी से पब्लिक प्लेस बना दिया इन्होंने। जो हमारे स्पोर्ट्स का यहाँ है उसके लिए बनाया गया था, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज तक हम उसको देख रहे हैं कि अब तक उसमें अभी तक वो हैंड ओवर ही नहीं हो पाया है। बच्चों को खेलने को मिलता, हमारी प्रतिभा अभी तक निखर नहीं पा रही। जो वहाँ कम से कम कोचे जाते हैं वो प्रतिभा निखर के सामने आती है, जिसका प्रयोग होता है, जिसमें पैसा खर्चा किया सरकार ने, बच्चों तक पहुँचे, वो पहुँच ही नहीं पा रहा। कुमाऊं में इतना शानदार स्टेडियम है मगर खिलाड़ियों को इसका कोई फायदा नहीं। खेल विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम का 20% काम अभी बाकी है, जिसके लिए बजट की कमी आड़े आ रही है। स्टेडियम का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसमें लगभग इसमें 80% काम तो पूरे हो चुके हैं अभी, और 20% काम जो उसमें बचा हुआ है लगभग, तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता है। जो कार्यदायी संस्था है उसके लिए उन्होंने डिमांड भेजी हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है। विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ये हालात है। हैंड ओवर ही नहीं 6 साल में जो लोग कर पाए, जिसका लोकार्पण हो चुका है स्टेडियम का, कार्यदायी जो एजेंसी थी निर्माण जिसने करा, उसी के हाथ में भी स्टेडियम है। जो एक व्यवस्था बना के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी थी और जो जनता को समर्पित करा था, वो ये जनता के साथ भी धोखा और सरकारी धन की मैं एक तरीके से कह सकता हूँ चोरी। करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम शोपीस बनकर रह गया है। खेल विभाग बजट का रोना रो रहा है, तो वहीं खिलाड़ियों को इंतजार है उस पल का जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। हल्द्वानी के गोलापार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। धामी सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों को तभी फायदा होगा जब उनको खेलने के लिए मैदान मिल पाएगा। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए नजर नहीं आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ी जल्द खेल पाएंगे। अंकित साहा, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण का मामला, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई होगी। हाजी याकूब के द्वारा ये ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी गई है, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लगा रखी है और अब इस पर सुनवाई आज होनी है। आज इस मामले की सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। क्या कुछ होगा, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, उस पर लगातार नजर है। देखिए, ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा रखी है। आप देखिए, फैसला आना है, जल्दी पूरी तस्वीर भी साफ होगी। हाजी याकूब कुरैशी के पूरे परिवार की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। आज सुनवाई होनी है। देखिए, वही रानीखेत में आईटीबीपी में भर्ती हुई तरन्नुम का परिवार वालों ने शानदार स्वागत किया। मोहल्ले वाले भी तरन्नुम की मेहनत और उसकी कामयाबी से बेहद खुश दिखाई दिए। तो एक अच्छी तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तरन्नुम 2021 में आईटीबीपी में भर्ती हुई हैं और उत्तराखंड से एकमात्र युवती हैं जिसका सिलेक्शन आईटीबीपी के लिए हुआ है। और ये देखिए, तस्वीरों में भी वो साफ दिख रहा है। परिवार के लोगों में, इलाके के लोगों में कितनी जबरदस्त खुशी और उत्साह है, कैसे स्वागत किया गया है, ये आप देख सकते हैं। फूल माला पहनाकर परिवार के लोगों ने स्वागत किया। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 8 की बात मेरे साथ।